हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपके इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आई एम श्योर आप जितने भी वीडियोस अभी तक आए हैं उन्हें काफी इंजॉय कर रहे होंगे, एंड आई एम श्योर आपने इंजॉय किया है क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बता देते हैं कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, राइट। तो आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो होने वाला है फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 1 की जो दोनों फॉर्म्स हैं उन्हें कवर कर लिया है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। मैं एक चीज यहाँ पर ये बता दूं कि चैप्टर 1 जो है लेटर टू गॉड, और ये सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, दोनों ही चैप्टर आपकी पूरी फर्स्ट फ्लाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से हैं। तो इन्हें बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, और इनमें डाउट हो तो हाथों हाथ पूछ लेना। आई थिंक मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ ये चीज कि डाउट होने पर पूछ लें, क्योंकि डाउट का बैकलॉग बिल्कुल मत रखना बेटा। आपको मालूम है मैं आपके डाउट्स को क्लियर करती हूँ, उनको कभी भी इकट्ठे नहीं होने देती। सो मेक श्योर यू आस्क योर डाउट्स, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो में आगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेसिकली नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी का नाम है, और ये ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा है हमारे नेल्सन मंडेला की ही। और ये जो चैप्टर है इसी ऑटोबायोग्राफी में से लिया हुआ एक हिस्सा है, यानी एक छोटा सा हिस्सा, या कह सकते हैं एक्सर्प्ट। इस ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट आपके सामने एक चैप्टर के तौर पर है, राइट। मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोहिहेलाला मंडेला। मंडेला ने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की है और उन्हें आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस चैप्टर के अंदर हम उन एक्सपीरियंसेस को भी जानेंगे और उस दिन के बारे में जानेंगे जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में सबसे सुनहरे दिन की तरह गिना जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में हम समझते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। पहला प्रेसिडेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहला ब्लैक प्रेसिडेंट होना अपने आप में और भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि ये उस समय की बात है जहां पर व्हाइट सुप्रीमेसी हुआ करती थी, और व्हाइट सुप्रीमेसी को हराकर नेल्सन मंडेला आगे बढ़े। और ना ही सिर्फ उन्होंने डेमोक्रेसी को साउथ अफ्रीका में स्थापित किया, बल्कि इक्वालिटी और जस्टिस को भी वो साउथ अफ्रीका में स्थापित कर सके। लेकिन ये सब कर पाना, इन सब चीजों को अचीव करना बिल्कुल भी आसान नहीं था मंडेला के लिए। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिसके बाद ये सब उन्हें अचीव हो सका। This autobiography chronicles this remarkable journey, this remarkable life of this iconic South African leader. क्रॉनिकल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड, और ये ऑटोबायोग्राफी मंडेला के इन्हीं सब लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स और सेक्रीफाइसेस का एक रिकॉर्ड है। Born on July 18, 1918, Mandela dedicated his life to fighting against apartheid, a system of racial segregation and discrimination in South Africa. ये जो apartheid है ये बेसिकली एक पॉलिसी थी जो व्हाइट्स ने लागू की थी। एपरथाइड पे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको ढंग से समझो। एपरथाइड सिस्टम या एपरथाइड पॉलिसी एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंतर्गत रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, कि व्हाइट्स को सुपीरियर माना जाता था और ब्लैक्स को इंफीरियर माना जाता था। और इसी बेसिस पे उनके जो फंडामेंटल राइट्स भी थे ना, ब्लैक्स को वो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं एक्सरसाइज करने को मिलते थे। अब रंग भेद के आधार पे या किसी भी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना या भेदभाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसी एपेटाइट पॉलिसी के अगेंस्ट हमारे मंडेला की लड़ाई थी। Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 centuries का मतलब हो गया है 300 years, तो यानी white rule जो है वो 300 years तक रहा साउथ अफ्रीका पे। ना जाने कितने ही लोगों ने सेक्रीफाइसेस दिए होंगे, कितने फ्रीडम फाइटर्स रहे होंगे, एंड आफ्टर 3 centuries, 300 years, फाइनली वो दिन आया जब एक ब्लैक साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो मंडेला की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम था ANC, जिसका फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये 400 सीट्स में से 252 सीट्स जीतकर और इन्होंने वो इलेक्शन को जीता था। तो फाइनली एक फेयर तरीके से, एक सही तरीके से एक सरकार चुनी गई और एक फेयर तरीके से एक पॉलिटिकल लीडर चुना गया। तो
इस चैप्टर के थ्रू आपको पता चलेगा कि कितने सेक्रीफाइसेस दिए हैं मंडेला ने, ना जाने कितनी ही स्ट्रगल रही है उनकी, कि फाइनली उन्होंने ये दिन देखा जो, जैसा कि मैंने बताया, कि साउथ अफ्रीका के इतिहास का सबसे सुनहरे दिन में से एक हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर से जुड़े हुए हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एपेथाइट। एपेथाइट रूल कह लीजिए, एपेथाइट पॉलिसी या एपेथाइट सिस्टम, किसी भी टर्म से इसको बोल सकते हो आप, तीनों करेक्ट है। व्हाइट्स ने एपेटाइट सिस्टम साउथ अफ्रीका में लागू कर दिया था। इसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि ये सिस्टम क्या था, बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि रंग के आधार पे भेदभाव करना, कि व्हाइट्स तो सुपीरियर है और ब्लैक्स इंफीरियर है, और इसीलिए ब्लैक्स को बहुत सारे अधिकार ही नहीं दिए जाते, कि उनको बहुत सारे राइट्स ही नहीं होते थे। और इसी चीज के खिलाफ में नेल्सन मंडेला की लड़ाई थी। नेल्सन मंडेला और बाकी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी यही स्ट्रगल थी कि वो इस पॉलिसी को, एपेथाइट रूल को हटा दे साउथ अफ्रीका से, ताकि ब्लैक्स को भी बराबरी के अधिकार मिल सके, इक्वालिटी और जस्टिस मिल सके। ठीक है, और इसी लड़ाई के चलते नेल्सन मंडेला ने 30 साल जेल में बिताए। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि कई बार ना आप नोट्स बनाते समय, पढ़ते समय, जब और भी रिसर्च करते हैं ना, तो आपको ये जो 30 ईयर्स है ना, कई जगह पर आपको 27 ईयर्स मिलेगा, कई जगह 28 ईयर्स मेंशन है ना, तो अलग अलग ईयर्स कई बार मेंशन किए हुए होते हैं। बट डोंट गेट कंफ्यूज, आपके चैप्टर में 30 ईयर्स लिखा हुआ है, स्टिक टू दैट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेल्सन मंडेला ने 30 साल जो है जेल में बिताए। नेल्सन मंडेला और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, एएनसी, उसके भी सभी लोगों का लाइफ टाइम यही स्ट्रगल रहा, और वो लाइफ टाइम इसी चीज के खिलाफत में लड़ते रहे कि उन्हें एपार्थाइड पॉलिसी साउथ अफ्रीका से हटानी है। और फाइनली 1994 में वो दिन आया जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस माने जनता को ये अधिकार मिलना कि वो अपनी पसंद से वोट के थ्रू एक पॉलिटिकल लीडर सेलेक्ट कर सकते हैं। और तभी हमारे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, कि जनता ने एक फेयर तरीके से अपने पसंद के पॉलिटिकल लीडर को सेलेक्ट किया। अब ये जो चैप्टर शुरू होता है ना, तो शुरुआत में ही एक इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया गया है। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो एक ओथ सेरेमनी है। ओथ सेरेमनी मतलब शपथ समारोह जिसको कहते हैं, कि जो भी सिलेक्टेड लीडर्स है ना, जो भी चुने हुए लीडर्स जो हैं, वो अपने ड्यूटीज को स्टार्ट करने से पहले एक प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ खाते हैं कि हम हमारे देश और लोग और हमारे कर्म के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे, है ना। तो वो शपथ समारोह है, और इसे इतने बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है कि पूरी दुनिया से लीडर्स को बुलाया गया है, डिग्निटरीज को, इंटरनेशनल लीडर्स को इनवाइट किया गया है, फाइटर जेट्स एयर शो हो रहे हैं। इसके अलावा जब ओथ सेरेमनी होती है तो लीडर्स की स्पीच भी होती ही है। तो इस सेरेमनी में भी पहले वाइस प्रेसिडेंट्स की स्पीच हुई, और उसके बाद जो हमारे नेल्सन मंडेला है यानी प्रेसिडेंट, उनकी भी स्पीच थी। इस चैप्टर में वो जो स्पीच है एज इट इज मेंशन भी की गई है कि नेल्सन मंडेला ने उस स्पीच में क्या क्या कहा। तो उस स्पीच के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जानना जरूरी है। मंडेला हैज टेकन द वॉ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री। कि वॉ मतलब प्रतिज्ञा या शपथ लेना, कि शपथ लेते ही पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए मंडेला, और इसी के साथ साउथ अफ्रीका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह स्थापित हुआ, क्योंकि उसके पहले तक तो डेमोक्रेसी थी ही नहीं ना। और उसके बाद मंडेला ने अपनी स्पीच देना शुरू किया। इस स्पीच में सबसे पहले तो जितने भी गेस्ट्स आए हुए थे, जो भी डिग्निटरीज थे या जो भी इंटरनेशनल लीडर्स, जितने लोग भी उस सेरेमनी में मौजूद थे, उन सबको वेलकम करते हुए, उन सबको एड्रेस करते हुए मंडेला ने अपनी स्पीच को आगे कंटिन्यू किया। और वो क्या कहते हैं, We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Outlaws का मतलब क्या होता है? A person declared as outside the protection of the law। यानी कुछ समय पहले ही साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जिसका सपोर्ट उसके आसपास के पड़ोसी मुल्क जो थे वो भी नहीं करते थे। भाई पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है ना, कोई मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जिसकी मदद के लिए या जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं आया था। यानी एक समय ऐसा था जब ये आउटलॉज घोषित कर दिए गए थे। लेकिन आज वो दिन है जब साउथ अफ्रीका की जमीन पर एक ब्लैक प्रेसिडेंट
दुनिया के बाकी लीडर्स, जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं और जो डिग्निटरीज हैं, उनका वेलकम कर रहा है, राइट? इसके आगे, इन हिज स्पीच मंडेला assured his countrymen that his country would never ever experience the same oppression of one by another. अपनी स्पीच में आगे वो अपने लोगों से, अपने देश के लोगों से एक प्रॉमिस करते हैं। वो प्रॉमिस ये है कि पिछले 300 सालों तक जो व्हाइट रूल का जो ऑपरेशन हमारे लोगों ने झेला है, ऑपरेशन का मतलब होता है क्रूअल्टी, क्रूरता, कि जो क्रूरता, जो क्रूअल्टी, जो ऑपरेशन साउथ अफ्रीकन्स ने व्हाइट रूल में झेला है, वैसा सप्रेशन दोबारा कभी भी साउथ अफ्रीका का एक भी पर्सन कभी नहीं झेलेगा। ये प्रॉमिस करते हैं वो अपनी स्पीच में। And democracy had been established in South Africa, and as a result, a government of no discrimination was established. और वो आगे कहते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार हम स्थापित करेंगे, एक ऐसी गवर्नमेंट होगी ये गवर्नमेंट जिसके अंदर किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होगी और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे फिर वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी भी दूसरे तरीके का डिस्क्रिमिनेशन। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। ये पूरी तरीके से इक्वालिटी को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट होगी, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मंडेला की स्पीच के। अब हम इस चैप्टर के एनालिसिस को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, white supremacy introduced the system of apartheid and made life a living hell for the dark skinned population. यानी ये जो एपेथाइट पॉलिसी है वो व्हाइट्स ने 20th सेंचुरी की शुरुआत में लागू की थी और इस वजह से जो ब्लैक्स को बेसिक फंडामेंटल राइट्स होता है ना, ब्लैक पॉपुलेशन को वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स तक नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है बहुत ही ज्यादा टॉर्चरस लाइफ थी। और इसी एपेथाइट पॉलिसी को हटाने के लिए और जो पिछला जो 300 सालों से चला आ रहा अत्याचार जो है, क्योंकि एपेथाइट रूल तो जरूर 20th सेंचुरी की शुरुआत में लागू हुआ, लेकिन व्हाइट रूल तो 300 ईयर्स से ही है। तो इतना पुराना रूल और इतना पुराना ऑपरेशन जो है उसको हटाने के लिए ना जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में मंडेला ने उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को भी धन्यवाद दिया है, उन सभी को ही हैज थैंक देम ऑल कि उन्होंने इस दिन को लाने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि ये दिन देखने के लिए वो लोग जिंदा तक नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए भी एक सल्यूट बनता है। He described citizens as the biggest asset of the country. He says that his people are the source of his courage. अब यहाँ मंडेला का क्या कहना है कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, हम उन्हें ऑर्डिनरी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हम उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन जो हम सिटीजन्स होते हैं या किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। दे आर द ट्रू एसेट किसी भी देश के लिए, क्योंकि वही उस देश का भविष्य होता है। अगर इसी भविष्य को हम सीरियसली नहीं लेंगे, हम समझेंगे नहीं, तो हम हमारे देश के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नेल्सन मंडेला का मानना है और इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे जो असली ताकत मिलती है ना, अपने इन्हीं लोगों से मिलती है। इन्हीं लोगों से, यही लोग मेरी असली ताकत है। ठीक, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसीलिए मैंने इसको रेड में हाईलाइट किया है। इस पर क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है कि फियर और करेज को लेकर नेल्सन मंडेला के क्या थॉट्स हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। या फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि करेज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं नेल्सन मंडेला। तो बेसिकली करेज और फियर के बारे में ये मानना है मंडेला का कि वो इंसान बहादुर नहीं होता जिसे किसी चीज से डर नहीं लगे, कि अरे मुझे उससे भी डर नहीं लगता, मुझे उससे भी डर नहीं लगता। ये कोई बहादुरी नहीं होती है। असली बहादुरी ये है कि मुझे किसी चीज से डर लग रहा हो लेकिन मैं उस डर के ऊपर काबू पा लूं। आपने सुना होगा ना कि गला सबका सूखता है और डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। इसी बारे में हमारे नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं कि किसी चीज से अगर आपको डर लग रहा है, इट इज ओके, लेकिन उस डर के ऊपर काबू पाना, टू ओवरकम दैट फियर, ये बहुत जरूरी है। असली बहादुरी यही है। वो ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि भाई इतना सालों से 300 ईयर्स से व्हाइट सुप्रीमेसी चली आ रही थी, तो आसान नहीं था इस सुप्रीमेसी के अगेंस्ट लड़ना या एपेथाइट पॉलिसी के अगेंस्ट जाना। ये बिल्कुल आसान नहीं था। इनफैक्ट डर लगता है, ना जाने आपके परिवार के साथ ना जाने क्या हो जाए, आपके साथ ना जाने क्या हो जाए, है ना, डर लगता है। लेकिन इस डर से डर कर बैठ तो नहीं सकते। हाथ पे हाथ रखकर अगर बैठ जाते तो कभी भी साउथ अफ्रीका के जीवन में वो आजादी का दिन नहीं आता जो आया।
तो इसलिए अगर डर के आप बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए आपको उस डर पे काबू पाना है। भले ही व्हाइट सुप्रीमेसी से डर लग रहा हो, भले ही डर लग रहा हो कि इस एपिथाइट सिस्टम को हटाने के लिए जब हम लड़ने जाएंगे तो अपनी जान खो देंगे, अपने परिवार से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन फिर भी लड़ेंगे क्योंकि हमें आजादी चाहिए। तो फियर और करेज को मंडेला ने इस कॉन्टेक्स्ट में समझाया है। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर के अंदर है वो है ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन ऑब्लिगेशन या कह सकते हैं टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेल्सन मंडेला का कहना है कि हर इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है उसके घर परिवार की तरफ कि उसके बीवी बच्चे हैं, उसका एक परिवार है, तो घर परिवार की तरफ। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभानी होती है कि माँ बाप की सेवा करनी होती है और परिवार का आपको कमाना पड़ता है कि आप अपने परिवार को चला सको। ठीक है। आपको अपने परिवार को समय देना होता है। तो एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान की होती है उसके देश के प्रति, उसके लोगों के प्रति। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं आज के दिन की बात करूं, 2024 के हिसाब से बात करूं, तो अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बात करूं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी मेरी मेरे फैमिली की तरफ, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कंट्री की तरफ। तो वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मुझे निभानी चाहिए? जैसे मुझे वोट करना चाहिए। ठीक है। और कुछ बहुत बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्या, कि मुझे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। भाई अपन हमेशा कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो ठीक है, गवर्नमेंट के भी अपने काम है, लेकिन अगर डस्टबिन दिखाई दे रहा है तो कम से कम मेरी इतनी ड्यूटी तो बनती है ना कि मैं वो जो कचरा है उसको डस्टबिन में जाके फेंक दूं। बट यूजुअली क्या होता है, कचरा वहीं के वहीं फेंक देते हैं। अरे झाड़ू लग जाएगी ना। हमारे घर में भी तो रोज झाड़ू पोछे होते ही हैं, बट स्टिल क्या हम डस्टबिन की बजाय फर्श के ऊपर ही कचरा फेंक देते हैं? नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश की तरफ। और नेल्सन मंडेला के केस के अंदर ये देश की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाएगी कि नेल्सन मंडेला का देश आजाद नहीं है, तो उसे आजाद करवाने के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, जिसे मंडेला ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बहादुरी से निभाया। ठीक है। सो दिस वॉज द चैप्टर एनालिसिस बेटा। अब हम देखते हैं थीम्स। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थीम है फ्रीडम फ्रॉम रेसिज्म। ये सबसे सेंट्रल थीम है। रेसिज्म यानी वही एपोथाइट रूल के बारे में जो बात हो रही है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से आजादी मिलना सबसे मेजर थीम है इस चैप्टर की। उसके बाद जस्टिस। जस्टिस अगेन कि एपेथाइट सिस्टम क्या करता था, बहुत ही इनजस्टिस क्रिएट करता था क्योंकि इनइक्वालिटी थी, तो इसलिए व्हाइट्स के पास तो सारे अधिकार थे, सारे राइट्स थे, लेकिन ब्लैक्स के पास फंडामेंटल राइट्स तक नहीं थे। तो इस इनजस्टिस को दूर करना भी इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसके अलावा इक्वालिटी, अगेन जो बराबरी का अधिकार जो होता है कि ब्लैक्स स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स ड्यूरिंग व्हाइट्स रूल, कि व्हाइट्स रूल के दौरान जो ब्लैक्स का जो स्ट्रगल रहा है अपने अधिकारों के लिए लड़ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है इस चैप्टर की। तो फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी मेन थीम्स है इस चैप्टर की, एंड फ्रीडम फ्रॉम रेसिज्म ये सेंट्रल थीम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जो है वो फ्रीडम फ्रॉम रेसिज्म है। ठीक है। देन कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ कई बार आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, नेल्सन मंडेला के बारे में पूछ लिया जाता है कि आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बताने हो नेल्सन मंडेला के बारे में तो आप क्या क्या लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं नेचुरल लीडर। He had that leadership. So, he had that leadership qualities. He was bold and brave and courageous and a fighter. So, these are some of the characteristics जो आप नेल्सन मंडेला के बारे में explain कर सकते हैं। ठीक है। अब हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। What did Mandela think for the oppressor and oppressed? Again, a very important question. ये क्वेश्चन इतनी दफा पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर कि इसको जरूर अच्छे से समझ लेना कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड इनके बारे में मंडेला का क्या मानना है। तो ऑप्रेसर का मतलब क्या है? जो क्रुएल्टी करता है, अत्याचार करता है, और ऑप्रेस्ड वो है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हो। तो मंडेला का ये मानना है कि ऑप्रेस्ड यानी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो तो कैद में है ही, क्योंकि वो एक उसको प्रिजन में बंद कर रखा है, उसको आजादी नहीं है। ठीक है। क्योंकि उस पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको कुछ अपने मन की बात कहने की आजादी नहीं है, उसको किसी भी चीज के अधिकार होने की आजादी नहीं है। लेकिन जो ऑप्रेसर होता है यानी जो अत्याचार कर रहा है वो भी कोई खास आजाद नहीं होता, वो भी कैदी होता है। वो किस तरीके का कैदी होता है कि द ऑप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो यानी जो अत्याचार कर रहा है वो भी अपनी नफरत में गिरफ्त है।
कि नफरत एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी पॉजिटिव देखने नहीं देती है, ठीक है, उसके अंदर से पॉजिटिविटी छीन लेती है। और जो इंसान इतना नेगेटिव होता है और इतना नफरत से भरा हुआ होता है ना, वो भी आजादी को कुछ खास एंजॉय नहीं कर पाता है। तो ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, मंडेला के अकॉर्डिंग ये दोनों ही कैदी हैं, प्रिजनर हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द टू एंथम्स सung ऑन द डे ऑफ द ओथ टेकिंग सेरेमनी। वैसे तो नेशनल एंथम हर कंट्री का अपना खुद का एक ही नेशनल एंथम होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के दो नेशनल एंथम थे और वो दोनों उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान गाए थे। तो एक नेशनल एंथम तो उनका अपना खुद का ही था जो कि पुराना था, जो कि है डाई स्टेम करके। लेकिन दूसरा वाला जो नेशनल एंथम है वो उन्होंने व्हाइट रूल के दौरान, व्हाइट सुप्रीमेसी का जब रूल था तब उन्हें व्हाइट सुप्रीमेसी नहीं दिया था। ये कौन सा था? कॉसी सिकेलाली अफ्रीका, ये भी उन्होंने गाया था। ये दोनों नेशनल एंथम इसलिए गाए गए थे ताकि नेल्सन मंडेला ये मैसेज दे सकें कि हम इक्वालिटी को ही सपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल मतलब भाई यह हमारा नेशनल एंथम है, भले हमें व्हाइट्स ने दिया हो लेकिन हमारा नेशनल एंथम है और हमें इसे गा और हम इसे गाकर इज्जत देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। इसका मतलब ये है कि जब नेल्सन मंडेला छोटे थे तब एक बच्चे के तौर पे आजादी का उनके लिए एक अलग मीनिंग था कि अगर कहीं जा रहे हैं तो रोक टोक नहीं, कहीं जाने का मतलब कि जो खेत खलियान है वहां पे दौड़ लगा रहे हैं और कोई उन्हें रोक नहीं रहा, और रात में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, तारे सितारे देख रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं, और जब तक अपने पापा की बात सारी मान रहे हैं तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो ये इतनी सी दुनिया थी, और एक बच्चे की इतनी ही दुनिया होती है कि मम्मी पापा अपना जो मोहल्ला है वो, और मोहल्ले में कहीं अपने फ्रेंड्स के पास आ जा रहे हैं, बस ये तो लाइफ होती है। मंडेला की भी ऐसी ही लाइफ थी। तो उस टाइम पे उनको लगता था कि यही तो होती है आजादी, हम फ्री तो हैं, फ्रीडम है हमारे पास। लेकिन जैसे जैसे मंडेला की उम्र बढ़ती गई और वो अपनी उम्र के अलग अलग पड़ाव पर पहुंचते गए, वैसे वैसे उन्हें समझ में आता रहा कि नहीं, हम फ्री नहीं है, आजाद नहीं है, क्योंकि आजादी का मतलब होता है अधिकार होना, और जब तक हमारे पास अधिकार ही नहीं होंगे तब तक हमें आजादी नहीं है। तो तब जाके उन्हें समझ में आया कि हमारे पास चूंकि अधिकार नहीं है तो हम फ्री भी नहीं है। एंड देयर फ्रीडम वाज कर्टेल्ड एट एवरी स्टेज। हर कदम पर उनकी जो फ्रीडम थी, आजादी थी, वो रुकी हुई थी, उसमें एक रुकावट थी। एंड ही वांटेड द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम of achieving his potential, of earning his keep, of marrying and having a family. And he believed that freedom is indivisible. Everyone has to be free. और उनका यही मानना था कि हर इंसान को आजादी का अधिकार है, और फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसके साथ ना तो समझौता हो सकता है और ना ही जिसे बांटा जा सकता है। कि जो व्हाइट्स हैं, अगर तुम व्हाइट हो तब तो तुम्हें आजादी का अधिकार है, लेकिन अगर तुम ब्लैक्स हो तो तुम्हें आजादी का अधिकार नहीं है। ये नहीं हो सकता, राइट। तो दिस वाज दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये अभी तक के जितने भी चैप्टर्स और पोम्स मैंने बताई, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी चैप्टर में है। दिस शोज हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर मंडेलास ओपिनियंस अबाउट द फर्स्ट एंड लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, 20th सेंचुरी की शुरुआत और आखिर में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में क्या था, एपिथाइट रूल लागू किया गया था। जब ये रूल लागू किया गया तो क्या हुआ, ब्लैक्स और व्हाइट्स के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और भी स्ट्रांगली दिखाई देने लगा कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कितना स्ट्रांगली है। लेकिन 20th सेंचुरी के आखिर में जाते जाते ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो रूट है ना, जो जड़ है एपिथाइट सिस्टम, उस एपिथाइट सिस्टम को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक दिया गया। 1994 इज द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, और 10th में 1994 ये वही दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट की ओथ ली थी। तो शुरुआत में एपिथाइट रूल लागू किया गया और अंत होते तक उस एपिथाइट रूल को उखाड़कर बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। आई एम श्योर आपको इस क्वेश्चन का और बाकी के क्वेश्चंस के आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स, और इसी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ ये वीडियो भी हमारा यहाँ एंड होता है एंड आई एम श्योर आपको पूरा चैप्टर जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको बहुत ही ज्यादा इजी करके समझाने की आपको कोशिश की है। सारे पॉइंट्स जो है मैंने कवर किए हैं, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो चैप्टर एनालिसिस में कवर नहीं किए हैं उनको मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाया है। तो आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी डाउट अगर है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे, डाउट्स नहीं रखने हैं। राइट, इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं तो रेगुलर रहिएगा उन वीडियोस में, मिस मत कीजिएगा। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।